रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। एक नई सुबह का आगाज कर चुके हैं, एक्सप्रेसो ट्यून इन कर चुके हैं और ख़ास तौर पे आज लाहौर में कलंदर्स की फतह का सूरज शुरू हुआ है और तमाम लाहौर के अंदर कल यौम शाहीन बड़े जोश व खरोश से मनाया गया। वैसे आई विश कि मुझे अपनी नौकरी प्यारी होती, वरना मैं आप बाजे और सीटियों से इस शो का आप अब भी लेके आ सकते हैं। हाँ, लेकिन स्टिल इदारा फिर बाद में मुझे लाहौर के क्या कहते हैं जज्बात की तर्जुमानी करते हुए। अच्छा ये देखिए, चलें आप हमने वर्चुअली आपको ये पटाखे और ये सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं जो कल लाहौर कलंदर्स के हिस्से में आई। 7 साल के बाद PSL की ट्रॉफी लाहौर कलंदर्स ने बिलाखिर उठा ली और लाहौरी बहुत एक्साइटेड थे। कल ऐसा लग रहा था कि स्टेडियम में पाकिस्तान इंडिया का कोई फाइनल हो रहा है और जितने लोग कहाँ स्टेडियम में मौजूद, ये चेक करें। मतलब क्या जबरदस्त जिंदगी में ये स्पिरिट चाहिए अगर लाहौर मैच जीते तो। लेकिन जबरदस्त ढोल धमाके सारा कुछ, लाहौरियों ने कल इसको इतने भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट किया और मेरे ख्याल से सेलिब्रेशन बनती भी थी क्योंकि 7 साल इमरान लाहौरी बेचारों ने इंतजार किया कि शायद ही लाहौर कलंदर्स जीत जाए। 7 साल इंतजार करने के बाद कल। और एक बात हमने कल की जी, ये 7 साल हो गए PSL को। इट वाज अ लीग, इट वाज अ टूर्नामेंट, बट कल ये हो गया एक अदद फेस्टिवल। और ये किया लाहौर ने और लाहौरियों ने। दिस इज व्हाट दे कैन डू, दिस इज व्हाट दे हैव डन with this PSL 7। खैर you can see शाहीन शाह अफरीदी along with his squad ट्रॉफी को अपने हाथ में उठाए हुए। मतलब इतने लंबे हैं ना कि कोई ट्रॉफी तक जा भी नहीं रहा। तो सही। तो जनाब ये सेलिब्रेशन लाहौर कलंदर्स के हिस्से में आई, हम बहुत खुश थे। कल जिस तरह से एक कांटेदार मुकाबला हमें देखने को मिला, स्टार्ट में लाहौर कलंदर्स ने भी कुछ गलतियां की, उसके बाद मुल्तान सुल्तान्स ने और कुछ ऐसी गलतियां की। ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान दफाई चैंपियन था, अपने टाइटल का दिफा तो नहीं कर सके, लेकिन स्टिल बड़ा एक स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट का मुजाहरा किया कल मोहम्मद रिजवान ने भी। और जिस तरह से उन्होंने लाहौर कलंदर्स की टीम के साथ सेलिब्रेट किया, शाहीन शाह अफरीदी के साथ सेलिब्रेट किया, यही एक इस लीग की खूबसूरती है। और दुनिया भर में ये लीग इसीलिए पॉपुलर हुई है कि यहाँ पर इतनी अच्छी इतनी क्लास की क्रिकेट देखने को मिलती है। और PSL 7 नो डाउट बहुत स्मूथली इमरान हुआ, जिस हवाले से हम पहले स्टार्ट में बात करते रहे कि कोविड भी है, कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी एतराज़ात किए थे, लेकिन स्टिल इतनी स्मूथली माशाल्लाह ये टीम रही। और कल रमीज राजा साहब ने खुद भी कमेंट्री कर डाली। हाँ, कमेंट्री कर डाली और उन्होंने ये भी कहा कि जी अगले 3 साल के लिए मजीद कोई टीम नहीं आ रही है, प्लान हमारा ये है। लेकिन उसके साथ एक अच्छी खबर जो रमीज राजा ने सुनाई हुई है कि आइंदा का जो PSL है वो छोटे शहरों के अंदर भी होगा। छोटे शहरों में जहाँ पे जिन टीमों की नुमाइंदगी है, सो वी होप कि अगले कुछ मैचेस हमें शायद पेशावर में भी देखने को मिलेंगे, मुल्तान में भी देखने को मिलेंगे, मे भी किसी और शहर में भी। खैर दैट्स अमेजिंग जी, जबरदस्त एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल। पाकिस्तान अल्टीमेटली जीता है, पाकिस्तान का इवेंट हुआ है, वी आर वेरी हैप्पी। आप सबको मुबारक हो, जिनकी टीमें हारी हैं और जिनकी टीमें जीती हैं उन सबको मुबारक हो। खैर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कल 27 फरवरी था और इट वाज अ इंटरनेशनल टी डे समहाउ फॉर पाकिस्तानीज आउट देयर। इट वाज अ सरप्राइज डे फॉर पाकिस्तानीज आउट देयर। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए, सबसे पहले आजिज रहते हुए, कल हमने एक दफ़ा फिर इस अज़्म की तायीद और तजदीद की कि जब भी मादरे वतन की जानिब बुरी निगाह से देखा जाएगा, जब भी पाकिस्तान की जानिब कोई भी मैली आंख उठेगी, इंशाअल्लाह हम उस आंख को फोड़ने का मुकम्मल तौर पर हौसला और अज़्म रखते हैं और ताकत भी रखते हैं। और इसी चीज़ को हमने साबित किया 2019 में, जब पाकिस्तान के ऊपर जारियत मुसल्लत करने की कोशिश की गई रात के अंधेरे में, पाकिस्तानी फौज ने और एयरफोर्स ने दिन की रोशनी में उसका जवाब दिया और इसी सिलसिले में 27 फरवरी का दिन मनाया जाता है। 2 भारतीय तैयारों को मारा, उनकी सबमरीन को ट्रेस करके वापस भगाया, उनका पायलट पकड़ा, फिर वापस भी कर दिया। चाय पिला गया। दिस इज व्हाट यू कॉल पाकिस्तान एंड पाकिस्तान्स आर्म्ड फोर्सेस। एक दिन फिर हमने इसको याद किया, इस पर हम बात करते रहेंगे, कैसे भूल सकते हैं। खैर हम आज की हेडलाइंस इन द फर्स्ट आवर क्या है देखना। मार्च से पहले 2 मार्च हुकूमत के खिलाफ पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ी। PTI ने कराची का रुख कर लिया, जयाले और खिलाड़ियों की एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार। एक्सप्रेसो हेडलाइंस आपने जानी, शो में बहुत कुछ है, कुछ इंटरनेशनल अफेयर पे भी बात होगी, लेकिन स्टिल अभी बड़ी खबर में बात होगी आज खेल पर।
क्या बात करें, कहते हैं कि हाल सुनामा दिल दा, कोई महरम राज न मिलदा। ये है इस वक्त रिजवान के आप भी हैं भी हम तो कब के चले गए, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे न दो। खैर, लाहौर कलंदर मुकद्दर का सिकंदर बिल आखिर बन गया। 7 साल की लाहौर कलंदर्स की मेहनत, उनकी टीम की मेहनत रंग ले आई और पाकिस्तान सुपर लीग लाहौर कलंदर्स ने जीत लिया। इस सुपर लीग के 7वें एडिशन के फाइनल में लाहौर कलंदर्स ने दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दी और ये चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। भाई कल जो स्टेडियम था, कजाफी स्टेडियम था, तमाशाइयों से खचाखच भरा था और ये मनाजिर सिर्फ स्टेडियम के अंदर नहीं थे, स्टेडियम के बाहर भी इसी तरह के मनाजिर थे। बिल्कुल, मेजबान लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की। शुरू में कलंदर्स मुश्किलात का शिकार तो रहे, लेकिन मोहम्मद हफीज की शानदार बैटिंग और 46 बॉल्स पर 69 रन बना दिया। जो इख्तितामी ओवर्स में जो एक जारहाना बैटिंग की गई ब्रूक वीजे की जानिब से और लाहौर कलंदर्स मुकर्रर 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 180 रन बनाया। मुल्तान सुल्तान्स की टीम की बात की जाए, स्टार्ट से ही प्रेशर में रही। कैप्टन मोहम्मद रिजवान समेत तमाम बैटर्स खाते हुआ परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके और 20वें ओवर में पूरी टीम 138 रन पर तो ये पूरी कहानी सुना के मुल्तान सुल्तान के जख्मों पे नमक डालना लाजमी है। इदारा माजूद खाए मोहम्मद हफीज को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया जनाब। और उसके बाद ये जो शानदार फतह हुई है लाहौर कलंदर्स की, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है मिर्जा इकबाल बेग। मिर्जा साहब, अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह खैर अरमला, आपको भी और इमरान आपको भी। आप लोग तो सुबह सवेरे आ जाते हैं, हम भी आपकी वजह से सुबह सवेरे उठकर बैठ गए। चले, अच्छा लगता है। वैसे लाहौर कलंदर्स के जीतने की खुशी में हम ज्यादा जल्दी उठे थे। ये अमला सन तो सोई नहीं है, तो जश्न मनाती नहीं है। मुझे लगता है कल पूरे लाहौरी जो है वो जश्न मना रहे होंगे। आज सुबह सुबह उन्होंने पाए का नाश्ता किया होगा, हलवा पूरी का नाश्ता किया होगा और अभी तक वो खुशी के जो असरात हैं वो अभी तक खत्म नहीं हुए, क्योंकि लाहौर ने एक तारीख रकम कर दी ना। आपने जिस तरह इमरान ने कहा कि शुरू में एक जिद्दोजहद थी, वो जो मैंने पहले भी कल आपको कहा था कि वो तैमूर लिंक का वाकया कि एक चींटी जो थी वो बार बार ऊपर जाने की कोशिश करती थी, हौज के किनारे वो नाकाम हो जाती थी, बिल आखिर वो कामयाब हो गई और बिल आखिर कल लाहौर कलंदर्स भी चैंपियन बन गया। और वो जो मैं आपके प्रोग्राम में हमेशा से कहता आ रहा हूं कि ये रिवायत रही है इस HBL PSL की कि कोई भी दिफाई चैंपियन टीम अपने एजाज के दिफा में नाकाम रही है। जब से ये शुरू हुई है तो वही हुआ कि मुल्तान सुल्तान जो डिफेंडिंग चैंपियन थी वो अपने एजाज के दिफा में नाकाम रही और इस तरह लाहौर कलंदर्स बिल आखिर अपने चाहने वालों को जो है खुशियां देने में कामयाब हुआ। हमने कल भी ये बात की, मैंने बल्कि लिखा भी और अभी भी हम सुबह भी यही बात कर रहे थे कि इससे पहले PSL एक लीग, एक टूर्नामेंट रहा, लेकिन फेस्टिवल बन गया और ये शायद लाहौरी क्राउड का ही खासा है कि वो इसको फेस्टिवल में तब्दील कर सकते हैं और उन्होंने किया है। आप इस पे क्या कहेंगे? द वे दे वर सेलिब्रेटिंग देयर विक्ट्री, हमें लगा कोई मतलब हमने कोई PSL ये अपना वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया, वो भी इंडिया से। तो बिल्कुल आपने सही कहा, जिंदा दिलाने लाहौर, इसीलिए तो इनको कहा जाता है कि खाने पीने के बड़े शौकीन है और मतलब जिसे कहना चाहिए कि लगता है रात को लाहौर के लाहौरियों के घर में खाना नहीं पकता, आपको अक्सर बाजार में नजर आएंगे लाहौरी। और लाहौरियों का दिल बहुत बड़ा है, जिंदा दिलाने लाहौर है। और कल उन्होंने वाकई में फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जो पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के लिए बड़ी खुशाइन बात है। बहुत जबरदस्त तरीके से क्राउड ने रिस्पॉन्स किया और अगर खुदा ना खास्ता लाहौर कलंदर हार जाती तो कल कहीं शाम गरीबा ना होती। ये भी देखते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, जैसे आपने अभी खुद भी बात की, अभी हम फेस्टिवल की बात कर रहे थे। स्टार्टिंग में जब ये लीग शुरू हुई थी, ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन थी, लास्ट ईयर भी जो मिसहैप हुआ उसकी वजह से बहुत सारे कंसर्न्स थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये लीग इतनी स्मूथली गई और जो इस बार हमें क्रिकेट देखने को मिली, आई गेस के वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स था जिसमें बड़ी अच्छी और क्लास की क्रिकेट हमने देखी, मैचेस में थ्रिल, एक्साइटमेंट सब कुछ रहा। इस हवाले से भी कुछ कमेंट कीजिएगा। देखिए अरमला, जब 27 जनवरी को ये लीग शुरू हो रही थी तो उससे पहले कराची में 40% से ज्यादा कोविड केसेस थे और खतरात के बादल मंडला रहे थे, लीग होगी या नहीं होगी। लास्ट ईयर का तजुर्बा हमारे सामने है कि जब 2-3 प्लेयर्स के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आए तो लीग को मुलतवी करना पड़ा। लेकिन कराची में भी बहुत खूबी 15 मैचेस हुए और फिर जब कराची में तो 25% तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश इजाजत दी गई थी, इसलिए वहां वो फेस्टिवल का एटमॉस्फेयर नहीं बन सका। लेकिन लाहौरी खुशकिस्मत है कि जब शुरू हुई 10 फरवरी से सेकंड यहाँ पर फेज, तो इब्तिदा में जो है इन्होंने 50% की इजाजत दी और 15 फरवरी से 100% की, तो जिसकी वजह से लोगों में एक बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ क्योंकि पाकिस्तान
पाकिस्तान में क्रिकेट कितने अरसे से जो इस टाइप की अच्छी क्रिकेट नहीं हुई थी। तो मेरे ख्याल में हैट्स ऑफ टू द स्पेक्टेटर्स, जो लाहौरी क्राउड है, जिन्होंने इसको फेस्टिवल बनाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। ओवरऑल क्रिकेट कैसी आपने देखी? कल एक बड़ा अच्छा पैकेज इन दी एंड, जब ये सारी ट्रांसमिशन खत्म हो रही थी, पीसीबी की तरफ से चलाया गया मुख्तलिफ स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसमें सम अप किया गया था और जो अहम लम्हे थे, इंपॉर्टेंट मोमेंट्स थे इस लीग के, उनको दिखाया गया था। आप बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर और एनालिस्ट कैसे देखते हैं क्रिकेट कैसी हुई PSL 7 के अंदर? देखिए, क्रिकेट तो बड़ी अच्छी हुई, ज्यादातर मैचेस जो है आखिरी ओवर्स तक गए और सी सॉ होता रहा, अप्स एंड डाउन होते रहे, क्रिकेट बड़ी जबरदस्त देखने को मिली। लेकिन एक चीज बड़ा जो हमारे लिए लम्हे फिक्रिया है कि हमारे पास कोई अच्छे बैट्समैन उभर कर सामने नहीं आए इस पूरी लीग में। आप कोई मुझे यंगस्टर बता दें, अब्दुल्ला शफीक पहले खेल चुके हैं, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यंगस्टर नहीं सामने आया। बॉलर अलबत्ता जरूर आए, जिस तरह से जमान खान इमर्जिंग प्लेयर का उन्होंने अवार्ड लिया, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। शाहनवाज दहानी पिछले साल भी अच्छी कर रहे थे, आज भी इस दफा भी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि बॉलर्स नहीं आए। अलबत्ता एक विकेट कीपर सामने आया हमारे, सॉरी बैट्समैन नहीं आए, अलबत्ता एक विकेट कीपर हमारे सामने आया, मोहम्मद हारिस, जिसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और मुझे लगता है कि रिजवान को अगर कोई रिप्लेस करेगा तो मोहम्मद हारिस। मेरे साहब, किसका करियर खत्म हो गया आप इस PSL 7 के बाद? किसका ये PSL 7 आपके ख्याल में आखिरी PSL था? मुझे लग रहा है मोहम्मद हफीज का ये आखिरी PSL था। वो कहते हैं ना, जब चिराग बुझने लगता है तो भड़कता है, और हफीज ने क्या परफॉर्मेंस दी। 69 रन उन्होंने स्कोर किए और 23 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, जिसमें रिजवान की प्राइज विकेट थी। क्योंकि अब हफीज की फिटनेस पे डिपेंड करता है, हफीज हुए, शोएब मलिक हुए, अब इनकी फिटनेस पर है कि क्या अगले साल ये खेलते हैं या नहीं खेलते। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि सरफराज अहमद भी मुझे नहीं लगता कि अगले साल शायद एक्शन में नजर आए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल दीज थ्री फिटनेस, कि इनकी फिटनेस क्या होती है। ठीक हो गया मिर्जा साहब, हम मुल्तान सुल्तान की कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन कल मोहम्मद रिजवान का जो पेशेंस था, उनकी जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कह लें, उस पर हम बात ज़रूर करेंगे कि जिस बेहतरीन अंदाज में उन्होंने सेलिब्रेट भी किया, उसके साथ साथ जितने वो ओवरऑल मैच में काम एंड कूल रहे एंड तक। ऑब्वियसली मोहम्मद रिजवान के हवाले से कहा जाता है कि ये फ्यूचर कैप्टन भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल उनकी ओवरऑल एक जो कह लें पर्सनालिटी और कल उनके जो एक उनका रवैया रहा, उस पर हम ज़रूर बात करना चाहेंगे। देखिए, रिजवान ने अपने आप को साबित किया है, हालांकि बड़ी जिद्दोजहद कर रहा था, सब क्रिटिसाइज करते थे, हम भी क्रिटिसाइज करते थे कि कैसे आ गया रिजवान। और जब वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुत्तहिदा अरब अमारात खेलने गई तो सरफराज को ड्रॉप करके रिजवान को रखा गया, तो लोग बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी परफॉर्मेंस से प्रूव किया। और अब तो आपने बिल्कुल सही कहा अरमला, अब तो लोगों ने ये बातें करना शुरू कर दी है कि रिजवान कैन बी द कैप्टन, बाबर को वाइस कैप्टन रखे, क्योंकि जितनी कामनेस, क्वाइटनेस रिजवान में पाई गई है और जिस तरह उसने हैंडल किया अपनी टीम को, उससे पता ही चलता है कि बड़ा पोटेंशियल है। अब उसे 3-4 साल और क्रिकेट खेलनी है, अब देखते हैं उसका कैरियर किस तरफ जाता है। अच्छा, शाहीन शाह वाज काइंड ऑफ एन एग्रेसिव कैप्टन, वी हैव सीन, गुस्सा भी करता था प्लेयर से और जिनको बॉल कर रहा होता था उनके ऊपर भी, और जो रिजवान था ही वाज टोटली ऑपोजिट। तो आप इन दोनों कैप्टन्स की कैप्टनसी को फिर कैसे, किसको बेहतर कप्तान समझते हैं आप इन दोनों में से? हालांकि जीते तो शाहीन, लेकिन रिजवान ज्यादा बेहतर है शाहीन के मुकाबले में। शाहीन का पहला तजुर्बा था, इससे पहले उसने इतने लेवल पर कप्तानी नहीं की थी। और आपको मैंने पहले भी माजी में मिसाल दी है कि 1982 में जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड का दौरा था, उससे कबल 1981 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जावेद मियादाद के खिलाफ बगावत हो गई, तो अचानक इमरान खान को 1982 के इंग्लैंड टूर पे कप्तान बना दिया गया। उन्होंने कभी कप्तानी नहीं की थी और फिर उसके बाद वो एज अ कैप्टन उभर कर सामने आए। तो शाहीन शाह अफरीदी का अभी बहुत उसकी क्रिकेट पड़ी है, उसकी फिटनेस पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में शाहीन शाह अफरीदी कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर द कैप्टनसी। अब देखते हैं कि बाबर है, रिजवान है, तो आया शाहीन शाह अफरीदी को मौका मिलता है नहीं मिलता, लेकिन उसने अपने पोटेंशियल से साबित किया कि उसमें कायदाना सलाहियतें मौजूद है। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। और माजरत आपको सुबह सुबह हमने उठा दिया, हम इतने एक्साइटेड थे लाहौर के जीतने की खुशी में कि हमने कहा आपके तजिए के बगैर तो मजा ही नहीं आएगा। तो मिर्जा बस चलते चलते मैं ये कहूँ कि अरमला को जरूर कहिएगा इमरान के वो मिठाई जरूर बांटे, क्योंकि ये लाहौर कलंदर की आप आए, आपको खाना भी खिलाएंगे हम। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच। मिर्जा इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और लाहौर की जीत के ऊपर कमेंट कर रहे थे। ओवरऑल एक बड़ा अच्छा सीजन हमें PSL का देखने को मिला, इस पे हम सबको
मुबारकबाद। और अब पाकिस्तान टीम को वापस दोबारा से एक होना है, बिकॉज ऑस्ट्रेलियन टीम इज हियर, सो वी हैव टू फाइट टुगेदर। अब हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है और बहुत अरसे के बाद पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के अंदर 4 मार्च से टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है। प्रैक्टिस सेशन शुरू हो चुका है। बाबर आजम वाज प्रैक्टिसिंग येस्टरडे, कुछ पिक्चर्स उनके सामने आई थी और आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द रियल काइंड ऑफ टाइट कॉन्टेस्ट आई मस्ट से। और पाकिस्तान के अंदर क्या ऑस्ट्रेलिया जो 24 साल के बाद आई है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम उसको टेस्ट सीरीज के अंदर हरा पाएगी। खैर 3 वनडेज भी हैं, एक T20 भी है और जितने भी प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं, पैट कमिंस खासतौर पे उनके जो कैप्टन है वो बड़े पॉजिटिव थे और उनका मैं बहुत सेफ फील कर रहा हूँ खुद को। इस मौके पे एक मैसेज बहुत जरूरी है और वो सारी ऑडियंस के लिए, जितने लोग भी देखने आएंगे, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ एज द बेस्ट पाकिस्तानी क्रिकेट व्यूअर्स। कोई चीज आपकी तरफ से ऐसी ना हो जिससे हमारी मेहमान टीम को प्रॉब्लम हो या एक बुरा इमेज हमारा जाए। सो बाकी तो हम क्रिकेटर तो हैं। 24 साल बाद अच्छा सा वेलकम करें आप उनका। चलिए जनाब, ग्राटो जलेबी खिलाएं उनको पिंडी में। अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे मुल्क में कुछ सियासी दर्जा हरारत की, तो वो मजीद बढ़ गया है। गुज़िश्ता कई दिनों से अपोजिशन जमातें हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए कोशिश कर रही हैं और हुकूमत के इत्तेहादियों से मुलाकातें भी की जा रही हैं, लेकिन अपोजिशन की बज़ाहिर कोई बात बनती दिखाई नहीं दे रही। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, मार्च के आने से पहले ही 2 मार्च शुरू हो गए, एक पीपल्स पार्टी का और दूसरा हुकूमती जमात तहरीक इंसाफ का। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का हुकूमत के खिलाफ अवामी मार्च तो शुरू हो गया है। मज़ार कायद कराची से शुरू होने वाला मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है, जबकि बिलावल भुट्टो ने मार्च के आगाज़ पर 38 मुतालबात वफाकी हुकूमत के सामने रख दी है और ऐलान जंग करते हुए कहा कि बस बहुत हो चुका, 3 साल इंतजार कर लिया, अब सेलेक्टेड हुकूमत को घर जाना होगा। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब अपना मार्च ले जाते हुए कहते हैं कि हम 15 साल से इंतजार कर रहे हैं, आपसे 3 साल नहीं हो रहा। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे 2 नुमाइंदे साथ मौजूद हैं, आमिर फारूक साहब भी हैं और शहजाद तबानी साहब भी हैं। इन दोनों से हम अपडेट्स लेते हैं कि वो हमें क्या आगाह कर पाएंगे इस ताज़ा तरीन सूरत हाल से। थैंक यू वेरी मच आमिर एंड शहजाद। सबसे पहले आमिर, आप हमें बताइए, एक तो देखने वालों को बताइए एग्जैक्टली आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ से आप अपडेट कर रहे हैं, और ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है मार्च के हवाले से। देखिए, मैं इस वक्त मातली में मौजूद हूँ और बिलावल भुट्टो का जो अवामी मार्च का काफिला है वो यहाँ से कोई 25 किलोमीटर दूर के फासले पर कपरी मोरी का इलाका है, जहाँ पर बड़ा सा पंडाल मैदान में सजाया गया। खासे अच्छे इंतजाम है कारकुनान के वहाँ ठहराने के। उसके करीब एक गाँव है हालीपोटा हाउस, जहाँ पर बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन क़याम पजीर हैं। वक्त तो 9 बजे का था, लेकिन कारकुनान थके हुए हैं और लगता ही है कि 11 से 12 के दरमियान वो काफिला मातली पहुँचेगा। और आज दूसरे दिन का आगाज़ जो है वो मातली से होना है और टंडो अहमद खान हैदराबाद, जहां वो पठानकोट में पठान कॉलोनी में बिलावल भुट्टो शुरका से और पीपल्स पार्टी के कारकुनान से खिताब करेंगे। उसके बाद आज के दूसरे दिन का इख्तिताम जो होगा वो मोहरों में होगा, लेकिन इससे पहले नवाबशाह से होते हुए और हाला से होते हुए वहाँ पर मोहरों के करीब पहुँचेंगे, जहाँ इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ शुरका के ठहरने का बंदोबस्त किया गया है। अच्छा। इस तमाम रास्ते में बिलावल भुट्टो जरदारी 2 जगह खिताब करेंगे। जो अभी तक का शेड्यूल है वो एक हैदराबाद का पठानकोटा, दूसरा मोरो है। पहले दिन का जो एक्टिविटी थी वो आपने कल के देखी, लेकिन खास तौर पर ये बात जरूर है कि 2 हुकूमतें और दोनों हुकूमतें फरवरी के महीने में मार्च कर रही हैं। ठीक हो गया। आमिर साहब, आपसे और भी बात करेंगे। शहजाद हमारे साथ मौजूद है। शहजाद साहब, आपसे हम जानेंगे आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और तहरीक इंसाफ का जो काफिला है वो कहाँ तक पहुँचा है। देखें इरमला, मैं इस वक्त पीपल्स पार्टी की गढ़ सखर में मौजूद हूँ। यहाँ पर 3 रोज से तहरीक इंसाफ अपने खिलाड़ियों के हमरा एक लॉन्ग मार्च कर रही है। सिंध हुकूक मार्च के हवाले से जो घोटकी से शुरू हुआ है और 6 मार्च को कराची में इख्तिताम पसीर होगा। आज तीसरे रोज जैकोबाद से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में मार्च जो है वो लाड़काना की तरफ जाएगा और वहाँ जलसे से खिताब होगा कायदीन का। इस वक्त जो है खिलाड़ी काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। अंदरूनी सिंध की खास तौर पर बात करें तो मार्च को इतनी ज्यादा पजीराई नहीं मिली है अब तक जिस तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो अभी जो है वो मार्च जारी है। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में वो घूम रहा है और पार्टी के जो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, वो अपने खिताबात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि 2023 में सिंध में तहरीक इंसाफ का झंडा लहराएगा और इस दफा सिंध में हुकूमत जो है वो PTI की होगी। सियासी गढ़ जो है इस वक्त सखर बना हुआ है। एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है वो मार्च पर है, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो का मार्च जो है वो
सिंध की हदूद में, दोनों सिंध की हदूद में दाखिल होने को तैयार है। तो दोनों मार्च जो है वो कल जिले नौशेरो फिरोज के अंदर आमने सामने होंगे। एक दूसरे के ऊपर खूब तनकीद की जा रही है। अच्छा, खूब जो है वो गर्मा। और शिजाद, इनका रूट एक ही है जो ये नौशेरो फिरोज में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, एक ही रूट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि कौमी शाहरा एक ही है। उस पर जो है कराची से बिलावल भुट्टो का मार्च रात मोरो पहुंचेगा, और इसी तरीके से कल तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो लाड़काना से निकलेगा, वो खैरपुर होता हुआ वो भी नौशेरो फिरोज पहुंचेगा। तो वो मोरो से सक्खर की तरफ आ रहे होंगे, और ये जो है खैरपुर से नौशेरो फिरोज की तरफ जा रहे होंगे। तो ये तहसील और जिले। ठीक है शहजाद, ये वैसे आपने बड़ी हमें एक खतरनाक, हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, ये हमने पहले भी 3 दिन पहले इस पे बात की थी कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना पैदा हो जाए, दो सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ और दोनों का मार्च टकरा रहा है, तो मेरे ख्याल में बाज़ औक़ात सियासी रहनुमाओं की भी हाथ से बात निकल जाती होती है ऐसे मौके पे। खैर, आमिर एंड शहजाद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आपने हमें रिस्पेक्ट पीपल्स पार्टी और PTI के मार्च से आगाह किया। जी, दोनों मार्चेस जारी हैं, सियासी कायदीन थोड़ा सा सोच समझ के इस मामले को लेकर चले। सिंध के अंदर दोनों पार्टियां जब आमने सामने होंगी, कारकुनान, खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा ना हो और गुजरांवाला जैसी कोई सिचुएशन पैदा ना हो जाए। खैर, इससे पहले कि हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले शरीर रहमान साहिबा की एक वीडियो है हमारे पास, हम आपको वो दिखाते हैं। कल लॉन्ग मार्च के दौरान जी बाल बच गई जी, बिल्कुल। और ये देखिए खड़ी हुई थी, एक ओवरहेड ऊपर से आया जो पेडेस्ट्रियन ब्रिज था, और लकीली इनके साथियों ने बिठाया जिस वजह से बच गई, नहीं तो खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता था ये। चलिए जनाब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। यूक्रेन जंग के हवाले से कुछ बात करते हैं, इसमें तेजी आ गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो रशियन फोर्सेज हैं वो यूक्रेन के अहम शहर खारकीव में दाखिल हो चुकी हैं। जो गली कूचे हैं यहाँ पे इस वक्त शदीद और कहना चाहिए कि घमसान की लड़ाई जारी है। रूसी हमलों में अब तक बच्चों समेत 250 से ज़ायद अफराद के हलाक होने की इतलात हैं। रूसी मीडिया ने यह भी दावा किया है कि 4 रोज़ से जारी इस जंग के बाद यूक्रेन रूस के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया है। मुज़ाकराती वफ़द बेलारूस भेजने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है, जबकि रूसी सदर ने नेटो की जानिब से संगीन रद्द-ए-अमल की धमकियों के बाद जो उनकी न्यूक्लियर डेटरेंट फोर्सेज हैं, दिस इज़ अलार्मिंग, इसको उन्होंने अलर्ट कर दिया है। और जो यूक्रेन के सदर हैं उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ से मुदाखलत की दरख्वास्त करते हुए कहा है कि जो रूसी हमले हैं उनको फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दिया जाए। इसी सूरत हाल पे हमें ऑल द वे लाइव फ्रॉम यूक्रेन ही अली मुस्तफ़ा सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर ख़ास तौर पर, उनसे हम बात करते हैं। ही इज़ देयर टू कवर द इवेंट, उनसे पूछते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। मुस्तफ़ा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस दिस अर्ली इन द मॉर्निंग, और ओबियसली बड़ा एक मुश्किल लम्हा भी है वहाँ पे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमें सिचुएशन बताइए इस वक्त, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड देख रहे हैं सिचुएशन, क्या देख रहे हैं आप, और ये जंग किस जानिब जाता देख रहे हैं आप इसको? सिचुएशन फिलहाल जहां पे मैं हूं वहां से तो अच्छी नहीं रही। हम यहाँ पे पहुंचे कल शाम तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे। एक जगह है ज़ापोरिज़िया, जो टेक्निकली तो सिर्फ 9 घंटे दूर है गूगल मैप्स के ऊपर, लेकिन हमें लगे तकरीबन 14 घंटे यहाँ पे पहुंचने के लिए। और रीजन हमने ज़ापोरिज़िया जो मशरकी यूक्रेन के अंदर है वो हमने जगह छोड़ी क्योंकि वहां पे सुबह को बमबारी शुरू हो गई थी कल, हैवी बमबारी। और एक ऑप्शन था हमारे पास, या तो हम बाहर रहते अगर बंकर में रह भी गए और ये जगह अगर सराउंड कर ली रशियंस ने, तो फिर यहाँ से आप फिर रशियंस के बलबूते भी निकल सकते हैं और उसके ऊपर कोई याद नहीं है। लेकिन फिर भी कोशिश की जाए तो मैं और मेरे कैमरामैन और 2 ग्रीक सहाफी जो ERT जो उनका पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसके लिए काम करते हैं, हम चारों ने गाड़ियां बैठे और निकले। और जब सफर हमारा शुरू हुआ तो उसी वक्त चेक पॉइंट आना शुरू हुए। तकरीबन 60 से 65 चेक पॉइंट हमने क्रॉस किए, जो यूक्रेनी फौज या सिविलियंस जिन्होंने हथियार पकड़े हुए थे वो मैन कर रहे थे। तकरीबन 10-15 लोग इस तरीके से। तकरीबन 13 घंटे बाद हम विनित्सिया पहुंचे। हमने कीव का रास्ता क्रॉस किया। एक मुकाम पे हम कीव से टेक्निकली 3 घंटे दूर थे इन द साउथ। और उसके बाद जब भी वहां पहुंचे तो साइरेंस बजना शुरू हो गए। हम सबको उन्होंने बॉम्ब शेल्टर में पुश किया और वो साइरेंस पूरी रात चलते रहे, यहाँ तक कि यहाँ पे शहर के अंदर हमले नहीं हुए क्योंकि ये मगरबी यूक्रेन में है जहाँ पे ज्यादातर प्रो वेस्ट या प्रो नेटो हिमायती बेसिकली रिहाइश पजीर है।
लेकिन उसके बावजूद अपना एक ये मेंटल टोल लेता है। जैसे अफगानिस्तान में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपको इस चीज का खतरा है कि जी या तो खुदकश हमला हो जाएगा या आपको गोली लग जाएगी। फ्रॉम द एयर कोई अटैक नहीं आ रहा, कोई सायरन्स नहीं बज रहे, तो वो एक मुख्तलिफ किस्म का ट्रॉमा है। लेकिन जब आप ऑन द ग्राउंड यहाँ पे हैं इस मुल्क में, तो आपको इस बात का खतरा है कि जी आपके ऊपर से हमला हो सकता है। आपके ऊपर इस इलाके में तो अभी तक मूव नहीं हुए, लेकिन अगर आप किए या उसके साथ जो चेक पॉइंट्स थे उनके साथ साथ एम्बैंकमेंट्स वो क्रिएट कर रहे थे, कोई डिफेंसिव एक स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रहे थे, बड़े बड़े ब्लॉक्स को प्लेस किया जा रहा था ग्राउंड पे, उनके आगे सैंड बैग्स रखे जा रहे थे। ठीक है अली, अभी आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन तो हमें बता रहे हैं, लेकिन स्टिल अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि हमारे पास वक्त की किल्लत है, हम चाहेंगे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से भी कोई आपके पास अपडेट्स हैं कि बहुत सारे तलबा के हवाले से कहा तो जा रहा था कि उनको रेस्क्यू किया गया है, लेकिन स्टिल अभी कुछ हम वीडियोस भी देख रहे थे, कुछ है मुश्किलात का शिकार, तो कोई लेटेस्ट अपडेट्स उस हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, उनके पास एटीएम से वो पैसे नहीं निकाल सक रहे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, कैश की बहुत बड़ी किल्लत है। उसके साथ साथ हाँ वो मेट्रो स्टेशंस के अंडरग्राउंड एरियाज के अंदर तो इस वक्त मौजूद है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स से ये कहा जा रहा है कि जी आप लिविव पहुंचे किसी भी तरीके से, और वहां पे पहुंच के, लिविव है आपके नॉर्थ वेस्ट के अंदर, मुझसे तकरीबन फर्दर वेस्ट एंड नॉर्थ 8 घंटे की ड्राइव है मेरे मुकाम से। तो आप लिविव पहुंचे किसी तरीके से और वहां पे आप इंतजार करें, हम आपको फिर अपना इन्फॉर्म करेंगे। ये पाकिस्तान एम्बेसी उन्हें कह रही है स्टूडेंट्स को, हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेन पकड़ के पोलैंड जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप ट्रेन पे ना चढ़ें पोलैंड जाने के लिए, क्योंकि हमारी उनसे अंडरस्टैंडिंग पोलिश साइड से एज सच नहीं हुई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स लिविव पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर वो मेट्रो के अंदर सो रहे हैं, रहने की जगह नहीं है। राइट अली, यू बेटर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हाँ बी सेफ, और अल्लाह करे आप सही से कवरेज अपनी कर पाएं। और अली हमारे साथ मौजूद थे जी, हमने ब्रेक लेनी है। आपने सुना इस ताज़ा सूरत हाल पे, क्या इस वक्त सूरत हाल है यूक्रेन की, आपको आगाह करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आपको खुशामदीद कहते हैं दूसरे घंटे के अंदर। वी आर ट्राइंग टू कीप आवरसेल्फ फ्रेश, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। आज ही बड़े breathe in, breathe out। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज कौम से खिताब कर रहे हैं। एतमाद में लेंगे तो पहले वैसे कल खबरें आ रही थी कि उन्होंने इन्फ्लेशन पे एतमाद में लेना है, जो दुनिया में बढ़ती इन्फ्लेशन है, लेकिन आज ये खबरें आ रही हैं कि जो यूक्रेन रशिया सिचुएशन है इसके ऊपर वो कौम को एतमाद में लेंगे और हुकूमत पाकिस्तान की स्ट्रेटजी भी सामने रखेंगे। विद दैट वी नो कि रशिया का एक दौरा करके वज़ीर आज़म वापस आए हैं, हुकूमत इसे एक कामयाब दौरा कह रही है, लेकिन इससे मुतज़ाद मुख्तलिफ ज़ावियों से डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज अपने खिताब में बहरहाल कौम को एतमाद में लेंगे रशिया और यूक्रेन सिचुएशन को लेकर, उसकी पाकिस्तान और आलमी मईशत पे जो असरात है उसके ऊपर। अब आगे बढ़ें बताएं। अच्छा, आगे इससे पहले कि हम बढ़ें, वी जस्ट गॉट टू नो अबाउट अ ट्वीट, अभी मुझे किसी ने भेजा तो मैंने कहा ज़रा इसको आपके साथ शेयर करते हैं। जो एलॉन मस्क साहब हैं, जो आपको मालूम है कि ये मुख्तलिफ औकात में स्पेस के हवाले से बड़े तजर्बात करने के लिए जाने जाते हैं, जो नायब वज़ीर आज़म हैं यूक्रेन के, उन्होंने उनसे अपील की कि जिस तरह आप मार्स को कॉलोनाइज़ कर रहे हैं, इसी तरह से रशिया हमें अपनी इन्वेजन के जरिए कॉलोनाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, कब्जे की कोशिश कर रहा है। तो इसके साथ उन्होंने कुछ उनसे मदद मांगी अपने स्पेस लिंक को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जो स्टार लिंक स्टेशन हैं वो हमें फराहम किए जाएँ लिंक करने के लिए और कनेक्टिविटी को बहाल करने के लिए यूक्रेन के अंदर। और विद इन नो टाइम, जिसमें इंटरेस्टिंग बात है, विद इन नो टाइम एलॉन मस्क ने रिस्पॉन्ड किया इस ट्वीट को और उन्होंने अपने वो स्पेस स्टेशन स्टारलिंक स्टेशन जाते हुए दिखाए कि हियर यू गो। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कि मोर टर्मिनल्स आर ऑन रूट, और उसके साथ उन्होंने कहा कि यूक्रेन में जो कनेक्टिविटी का मसला है उन्होंने उसको सॉर्ट आउट कर दिया है। उनके स्टारलिंक जो स्टेशन हैं वो अब एक्टिव हैं यूक्रेन के अंदर। इस हवाले से एलॉन मस्क साहब ने फॉरन रीट्वीट किया। इसको हम अगर अपनी जुबान में गए तो और कोई साढ़े लाइक टाइप की उन्होंने ट्वीट की है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। खैर, इस वक्त जो सूरत हाल यूक्रेन के अंदर है वो बिल्कुल ठीक तो नहीं है। दुनिया में अमन होना चाहिए, इसको सेटल डाउन होना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि सूरत हाल किस जानिब जाती है और मजीद दुनिया में कितना बिगाड़ पैदा होता है। और यहाँ पे इससे पहले कि हम सेकेंड आवर की हेडलाइंस की जानिब बढ़ें, जितने पाकिस्तानी तलबा वहाँ पे हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हम इज़हार यकजहती करते हैं कि अल्लाह आपकी मुश्किलात को जल्द ख़त्म करें और आपके बच्चे वापस पाकिस्तान और खैर आफियत से पाकिस्तान वापस पहुँचे। इस हवाले से हम ऑन एंड ऑफ डिस्कशन भी करते रहेंगे, लेकिन अभी चूंकि दूसरा घंटा शो का शुरू हो चुका है, अभी आपको बताएंगे एक्सप्रेसो हेडलाइंस।
पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी का बढ़ता रुझान, कराची के नौजवानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत जदीद टेक्नोलॉजी के कोर्सेज मुफ्त कराने का बड़ा प्रोग्राम शुरू। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब प्यार का पहला पंजाब पर। और सेगमेंट देसी फूड में फरियाल राना खिलाएंगी लाल कलंदर खाबा ते ढाबा की स्पेशल कलंदरी चाय और लच्छेदार पराठा। जी जनाब, सुबह सुबह चाय पराठा खाएंगे वर्चुअली, लेकिन लच्छेदार पराठा। अच्छा ठीक है। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और अब हमारे सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसमें मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब प्यार का पहला पंजाब के ऊपर डिस्कशन हो रही है। देखते हैं आज क्या बात हो रही है, देखते हैं निकले तेरी तलाश में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद। आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में और बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ से, जिनकी किताब है प्यार का पहला पंजाब। बहुत ही खूबसूरत किताब, पंजाब को बहुत प्यार से और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने याद किया है। ये उन पर कर्ज़ भी था, तो ये कर्ज़ उन्होंने बाखैर असलूबी जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अदा किया है। बहुत ही खूबसूरत किताब है। तारीख़ के हवाले से बहुत सारे ऐसे झरोके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम आशना नहीं हैं, उस पर ये रोशनी डालती है। बहुत सारे मुगालते हैं जो उनको दूर करती है, बहुत सारी अनकही कहानियाँ हैं, दास्तानें हैं जो कि हमें बताती है। तो बहुत ही खूबसूरत, बड़ी मोहब्बत से लिखी हुई प्यार का पहला पंजाब, बहुत ही प्यारी किताब है। तारड़ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। तारड़ साहब, इसमें मलका हांस के हवाले से आपने सिर्फ एक जगह नहीं लिखा बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर लिखा, और मालूम होता है कि आप किस हद तक मुतासिर हैं अपनी इस दरियाफ्त कह लें, कितनी बड़ी चीज़ है। तो सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या फिनोमेना, ये क्या है, मलका हांस क्या है, और इस हवाले से जितना भी आपने किताब में तफसीली जिक्र किया वो यहाँ पे तो मुमकिन नहीं है, लेकिन जितना भी आप मुख्तसरन बता सकते हैं वो ज़रूर बताइए। मलका हांस ज़ाहिर है जो मेन अट्रैक्शन थी वो वारिस शाह थी। वहाँ पे वो एक मस्जिद में इमाम हुए, बाकायदा वो मतलब इमामत करवाते थे, और वो मस्जिद अभी मौजूद, यानी उससे भी बहुत कदीम मस्जिद है। ज़रा से नीचे बैठ गई और उसके साथ एक हुजरा था जिसमें बैठ के उन्होंने पूरी हीर रांझा लिखी। वो उसको प्रिजर्व तो कर लिया गया, लेकिन उसको ऐसे वो जिस तरह बाथरूम में टाइलें लगाते हैं उस किस्म की टाइलें, लेकिन बहरहाल चलो वो जगह प्रिजर्व हो गई कि भाई चलो यहाँ पे था, बजाय इसके कि मसमार हो के वहाँ पे मतलब है कि इलेक्ट्रिक गुड्स की दुकानें बन जाती। तो मैं उसकी ज़ियारत करने गया था। उसमें पॉजिटिव ये था कि मुख्तलिफ शेर लिखे हुए थे वारिस शाह के, और जिसमें एक वो भी मिसरा है कि विच हुजरे बैठ के पता नहीं मैं हीर लिखी, यानी उसका वो भी है। अच्छा, मलका हांस जो है वहाँ के मलक बहुत मशहूर हैं, एक ख़ास ट्राइब था हांस। तो वहीं पे क्योंकि दो चार लोग आ गए पहचान के, तो वहाँ जो डिस्कवरी हुई वो दैट वाज अमेजिंग। अच्छा, वो वहाँ पे एक प्रेमी मंदिर है, प्रेमी टेम्पल, और वकार उस जैसा टेम्पल मैंने नहीं देखा। उसमें है औकाफ के पास, लेकिन वहाँ पे मुख्तलिफ ख़ानदान आबाद हैं और चूल्हे उन्होंने जलाए हुए हैं, और उसका परफेक्शन जो है ना, जो ऑलमोस्ट आधी ख़त्म हो चुकी है। पत्थर पे इस तरह कार्विंग की गई है और इतना मुख्तलिफ नक्श और मुख्तलिफ चेहरे और मुख्तलिफ जो हैं रामायण के तस्वीरी जो हैं चौकटे, वो इस तरह लगता है कि जो कार्वर था वो पत्थर को नहीं तराश रहा था, मोम में से बना रहा था, इतनी खूबसूरत। और उसके ऊपर जो गैलरी है उसमें 6 या 7 खड़ी हैं, ये उनको अप्सराएँ कह लें, देवियाँ कह लें, और कद आदम है, और उनके नाक वाक टूटे हुए हैं ये बाबरी मस्जिद के चक्कर में, और उसको काफ़ी तोड़ना चाहा, लेकिन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग पत्थर है। लेकिन अब भी जिस तरह पैंथियन है ना वो वहाँ पे एथेंस में, जिस तरह उसमें देवियाँ खड़ी हुई हैं, इस तरह उनके लिबास भी इंडियन नहीं है। तो मेरी ख्वाहिश है कि कोई बंदा उसके ऊपर रिसर्च करे और उसको प्रिजर्व किया जाए खुदा के लिए। मैंने कुछ लोगों से बात की, किसी ने कहा कि नहीं जी
हमारा कल्चर के साथ है, ये फलां है, तो आपका जानते हैं कि ऑफिशियल काम ऐसे ही होते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि उसको प्रिजर्व किया जाए। उसके अलावा एक वहाँ और मस्जिद है, उसके बारे में रवायत है, जो नॉर्मली बुल्ले शाह की ज़िंदगी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तज़किरा तो नहीं है, लेकिन उसका नाम भी बाबा बुल्ले शाह मॉस्क है। वो कोई ना कोई हकीकत होगी, वहाँ पे आए होंगे या जो भी है। तो मलका हांस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट। डॉक्टर साहब थोड़ी देर के लिए सियालकोट की जानिब रुख करते हैं। सियालकोट में आप इकबाल मंजिल गए, उसके वाले से थोड़ा सा बताइए। और अब क्योंकि आपने किताब में तज़किरा किया है कि आपके पोते गुलाम इकबाल के पोते से फैंटी पड़ी, तो उसके वाले से अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। नहीं, वो नहीं मैंने बताना, लेकिन बहरहाल इट इज़ ए वेल प्रिजर्व्ड हाउस। मुझे बहुत खुशी हुई कि हम वहाँ पे गए, इकबाल मंजिल, वहाँ स्टूडेंट्स आ रहे थे और अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ जो ज़िंदगी के पहलू हैं उनको उजागर किया गया। उनका हुक्का भी वहाँ पे, आप जानते हैं कि हुक्के के बगैर वो शायरी नहीं कर सकते थे। वो मौलाना ज़फ़र अली खां भी नहीं कर सकते थे, मौलाना गुलाम रसूल मेहर भी नहीं कर सकते थे। हुक्का एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता था क्रिएशन का, क्रिएटिविटी का। तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ले जाना चाहिए, क्योंकि जितना आप म्यूज़ियम से सीख, फैक्चुअल आपके सामने चीज़ें हैं, उतना आप किताबों में से नहीं सीख सकते। बाकी वो ऐसे ही मतलब लाइट वेन में था कि मेरा पोता जो अब माशाल्लाह एजुकेशन में है, तो वो किड्स कैंपस में पढ़ता था, तो वो ज़रा नातवा सा है, अभी वो बड़ा पतला दुबला है। तो उसने रोज़ आके कहना कि दादा मुझे वहाँ एक मोटू सा लड़का है, वो बड़ा मारता है, जब भी जाता हूँ मुझे मारता है। तो मैंने कहा कि तुम भी उसको कुछ आगे से मतलब डिफेंड योरसेल्फ। कहता नहीं, वो बड़ा मोटू सा है। अच्छा, खैर करना खुदा का ये हुआ कि उन्होंने एक ग्रैंड फादर या ग्रैंड मतलब मदर डे जो भी है स्कूल में कि बच्चों के नाना नानी या दादा दादी आएँ तो देखें, बच्चों के साथ गाने वाने गाएँ, तालियाँ बजाएं। तो मैं याशार के साथ किया, तो वहाँ मुझे कहने लगा कि वो बैठा हुआ, तो बड़ा खूबसूरत सा बच्चा है, करली बाल, तो आप इसको कहें ना। मैंने कहा बेटा मैं नहीं कह सकता ना, यह आपका आपस का मामला। इतनी देर में जस्टिस जावेद इकबाल साहब मरूम और साथ जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा, तो ज़ाहिर है कि थोड़ी बहुत मुझसे शनासाई थी। वलीद उनका जो बेटा है उसे मैंने इंट्रोड्यूस किया टेलीविज़न पे एज एन एक्टर। सूर्य के साथ साथ में उन्होंने एक्टिंग भी की थी, आजकल मेरा ख्याल सेनेटर हैं या क्या है। खैर, तो डॉक्टर साहब के भी कुछ प्लेज थे, इन्होंने प्लेज बड़े अच्छे लिखे हैं डॉक्टर जावेद इकबाल ने, तो उनमें मैंने एक्टिंग भी की थी, तो इसलिए हमारी शनासाई थोड़ी बहुत थी। तो मैंने कहा जी आप किस तरह आ गए, तो उसी बच्चे की तरफ से कहने लगे कि ये मेरा पोता है तो इसके लिए आया हूँ। तो फिर थोड़ी देर के बाद मैंने कहा सर हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं अल्लामा इकबाल की, लेकिन देखिए ना हम भी जाट होते हैं तो मतलब आपका पोता वो मुझे मेरे पोते बेचारे को मारता है, तो ज़रा ध्यान रहे कि कहीं मतलब कि जाहिर है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई वगैरह वगैरह। ये एक लाइट मूड में कहा गया था। डॉक्टर साहब कसूर के हवाले से थोड़ा सा बताइए। कसूर पे आपने लिखा है, कसूर के हवाले से मेरा सोना शहर कसूर नहीं जिस तरह कहा जाता है, कसूर कितना खूबसूरत है, कसूर की तारीख बहुत डेफिनेटली यहाँ पे एक मुख्तर वक्त में तो इतना ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकती कसूर पे, लेकिन अगर हम इसको इस एंगल से देखें कि कसूर में कौन से बड़े लोग पैदा हुए, तो इसी रेफरेंस से कसूर का थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। देखिए कसूर एक तो एट पार था लाहौर के साथ, ठीक है। जिस तरह वो रवायत है कि दो बेटे थे और राजा रामचंद्र के, तो कसूर लाहौर इसके नाम पर कसूर। लेकिन उसके सिवा पुरानी बस्ती खूबसूरत शहर हुआ करता था जो एंशंट था। पठान थे रूलर्स जो थे जी, बल्कि जलियांवाला बाग का जो मैसेकर हुआ था उसके बाद अंग्रेज़ों ने कसूर में बहुत सारे लोगों को फांसी दिलाई थी। तो आज जो है कसूर, जुती कसूरी आवे ना पूरी, वो ये पुरानी और मेथी कसूरी उसकी खुशबू ही अलहदा, ये ख़ास सुखातें थी बिल्कुल। लेकिन तीन बड़े लोग वहाँ पे पैदा हुए अपने अपने फील्ड्स में।
उसमें हमारे मुर्शद बादशाह जो हैं वो तो बुल्ले शाह, यानी बुल्ले शाह का कसूर है। हम कसूर को अगर एजाज़ देते हैं, उसका एहतराम करते हैं, तो बाबा बुल्ले शाह की वजह से। और दूसरा उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान, यानी मैं पढ़ रहा था अगले रोज़, एक उनके बारे में किताब थी, उसमें हिंदू ने लिखी, बड़ी कमाल की किताब बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की। तो कैसे वो पाकिस्तान से गए वो एक अलग कहानी है, कैसे वो मतलब मायूस होकर गए, जाना नहीं चाहते थे, लाहौर को बहुत याद करते थे, लाहौर ये क्योंकि कसूर से यहाँ आ गए अंदर, मेरा बाटी गेट के अंदर है जी। मेरे बड़े ब्रदर इन लॉ थे, सबसे बड़े अनवर, उनके दोस्त थे, और वो क्या बताया करते थे अनवर भाईजान के भाई उस्ताद को भुना हुआ गोश्त बड़ा पसंद था, तो मैं लेके भुना हुआ गोश्त उनके लिए जाता, और हमेशा कहते थे देसी घी की। जहाँ भी मद्रास गए हैं, दिल्ली गए हैं, कहते थे मियाँ मेरा खाना इसमें पकेगा, पंजाब के घी में। तो खैर वो तो उसने ये लिखा हुआ है कि मियाँ तानसेन के ज़माने में क्योंकि रिकॉर्डिंग की सहूलत नहीं थी, लेकिन हमने जो सुना है, जो सारी शोहरत सुनी है, मुझे यकीन है कि वो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान से बड़े गायक नहीं, मतलब उनका रुतबा ये है। और बाकी उनकी तफसीर, और आखिर में सरूर जहाँ जिसे कहते हैं, और नूर जहाँ, मैं बहुत ही ज़्यादा कल भी मैं अपनी बेगम से बात कर रहा था, नूर जहाँ भी वहीं पैदा हुई, और नूर जहाँ के बारे में फिर किसी और प्रोग्राम में बात करूँगा तफसील से, उस खातून के बारे में, उसकी अज़मत के बारे में, उसकी विट के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसके नाज नखरे के बारे में, ये अलग। लेकिन जब 65 की वॉर में कसूर पे बम गिरा तो उनका महल्ला था, उन्होंने वो गाया जो सूफ़ी साहब ने लिखा। सूफ़ी साहब आम जो एस्टेब्लिश्ड पोइट जितने भी थे उन सबसे बड़े पोइट थे। जो बंदा ये पुत्र हटाते नहीं लिखता लिखता ना, तो वो एक ही उससे बड़ा हो जाता है, पूरे दीवान नहीं दरकार होते। कई पुराने शायर हैं एक एक शेर पे जिंदा है। तो सूफ़ी साहब को मतलब है कि उन्होंने फिर लिखा, और नूरजहाँ ने गाया कि मेरा सोना शहर कसूर यदि तुम्मा दूर दूर नहीं, दुश्मन दे पता नहीं फौजी आए सन, वैरी आए सन, साढ़े गाजियाँ मार मुकाए। अच्छा, और उसके ये आप गाना दोबारा सुने, ये सिर्फ जंगी तराना नहीं है, ये एक जो औरत है उसके अंदर दिल को चोट लगी है कि उसका जो घर है वो तबाह हुआ है, और जिस तरह वो कहती है ना मेरा सोना शहर कसूर में, तो उसकी जो अदायगी है वो कसूर को दुनिया का सबसे सोना शहर बना देती। ये नूरजहाँ का कमाल। वाह वाह तार साहब, बहुत शुक्रिया। इस सेगमेंट में प्यार का पहला पंजाब की इस किस्त में हमने बहुत सारी बातें आपसे पूछी। मलके हांस के हवाले से जो आपने जिक्र किया है वो कमाल है, कसूर के हवाले से बात हुई, अल्लामा इकबाल के हवाले से बात हुई। तो अगली जो नशिस्त है उसमें हमने तार साहब से पूछना है हज़रत बाबा बुल्ले शाह के हवाले से, और मेरे ज़हन में बहुत सारे ऐसे सवालात हैं। मिसाल के तौर पे हज़रत बाबा बुल्ले शाह जो हैं और इस तरह के बाकी भी जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, उनके यहाँ एक बड़ी प्रोग्रेसिव किस्म की प्रोग्रेसिव थाट्स पाई जाती हैं, तरक्की पसंद सोच पाई जाती है, मजहबी रवादारी पाई जाती है। तो आज 21वीं सदी की दूसरी दिहाई में शायद हम बहुत कंफर्टेबली बहुत सारा हमारे पास कंटेंट है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी बुनियाद पे शायद हम ये सोचें प्रोग्रेसिव थाट्स के हामिल भी हो सकते हैं, मजहबी रवादारी को भी मतलब कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जब हम देखते हैं कि किसी झोंक पे बैठा हुआ, किसी ढोक पे बैठा हुआ, किसी डेरे पे बैठा हुआ, बिल्कुल किसी वीरा, और आपको बराह रास्त दिखाएंगे इस वक्त वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। से गुजर रहे हैं, फिर पंजाब आएंगे, जब पंजाब पहुंचेंगे बॉर्डर पे उनको बलूचिस्तान के लोग ज्वाइन करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनको पिंडी में आके ज्वाइन करेंगे, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान से लोग ज्वाइन करेंगे, और पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन के वो इस बेस हुकूमत को अपनी नींद से जगाएंगे, ताकि वो बाकी जो बदज़बानी कर रही है उससे हट के अवाम की खिदमत का सोचे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये नहीं सोचेंगे, और एक ही हल है
कि अब इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत को हटना होगा और इंशाअल्लाह ताला जल्द वो दिन आएगा कि लोगों को अपनी एक हकीकी जमहूरी हुकूमत मिलेगी। शाह साहब क्या कहेंगे, बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जमहूरी तरीके से इमरान खान को हटाएंगे, सिंध में भी जो है गो नियाज़ी गो के नारे लग रहे हैं, कल कराची स्टेडियम में भी गो नियाज़ी गो के नारे लग चुके हैं, समझते हैं कि अब वज़ीर-ए-आज़म का जाने का जो फैसला आ चुका है अब उन्हें घर जाना पड़ेगा? देखिए, ये पूरे मुल्क के अवाम की आवाज़ अब बन चुकी है और बिलावल साहब यही कह रहे हैं कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो कोalition पार्टी के बने हुए हैं, जो आए दिन खुद कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाते रहते हैं इस हुकूमत के ऊपर, वफाक की, उनको अब लोगों की आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना चाहिए। और एक आईनी तरीके से ऐलान हो चुका है कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा है कि वो आवाम की आवाज़ जिन्होंने उन्हें इलेक्ट किया है वो बने और इमरान खान से जान छुड़ाएं। सर ये बताइएगा, इससे पहले भी जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ आई है तो या तो पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में है वो मुंतसिम हो गई है या फिर किसी और वजह से जो अरकान पार्लियामेंट है वो पीछे आके या गुलती हक में वोट दे दिया। आप समझते हैं कि आपकी जो मूव है इसमें तमाम अपोजिशन मुतहद होकर आगे बढ़ेगी और कामयाब? देखिए, मैं तो बहुत सिंपल बात कर रहा हूँ ना, और जो बिलावल साहब कर रहे हैं कि पूरे मुल्क की आवाज़ क्या है इस वक्त, पूरे मुल्क की आवाज़ है कि सेलेक्टेड हुकूमत से जान छुड़ानी है। और इसी सिलसिले में जो लॉन्ग मार्च है वो लोगों तक ये हकीकतें देना और उनकी राय लेते हुए इस्लामाबाद आना है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, जो लोगों के वोट से इलेक्ट होके आते हैं, वो अब लोगों की आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर बनेंगे, ऐवानों के अंदर बनेंगे और इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को कामयाब करेंगे। अच्छा साहब, क्या कहेंगे कि इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, क्या इस वक्त पीटीआई की हुकूमत सिर्फ पेट से करने के लिए उन्होंने सिंध का रुख किया है? आखिर ऐसे वजूहात है कि उन्हें सिंध का रुख करना पड़ गया? किसने सिंध का रुख किया है? पीटीआई की जो क़यादत है। पता नहीं, मैंने सुना है कुछ वज़रा जो है उधर घूम रहे हैं, लोगों को ढूंढ रहे हैं। मैंने वो खाली कुर्सियां भी देखी हैं जिनको खिताबात किए, मैंने मीडिया से, आप लोगों से पता चलता है, मुझे तो नहीं पता है वैसे, इसलिए कि कोई और पता तो नहीं चल रहा है। हाँ, वो मीडिया के थ्रू पता चलता है कि कुछ खाली कुर्सियां हैं जिनसे खिताब हो रहा है। कल मुझे पता चला कि जिस स्टेज पे जितने लोग थे मुट्ठी भर, उतने लोग नीचे सामने थे जिनसे खिताब हो रहा था। अगर आपने एक एहतजाज देखना है तो मैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मीडिया से बातचीत कर रहे थे, आपको बराह रास्त दिखाई हमने। अब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे एक्सप्रेसो में। साथ अब होगा दमादम मस्त कलंदर। दमादम मस्त कलंदर क्या? चाय पराठा, देसी फूड पे फरियाद राना आपको खिला रही है। चाय पराठा देखते देसी फूड। ढाबा पे, जहां पर मिलती है कलंदरी चाय, गर्मा गर्म से लच्छेदार पराठे और यहां पर बनती है कलंदरी थाली। चले आए देखते हैं कि ये थाली में क्या क्या सर्व कर रहे हैं और यहां का टेस्ट कैसा है। नाजरीन, यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी चल रहा है, इनसे पूछते हैं ये कौन सी धुन बजा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? हुंजा से हैं। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद हुंजाई। अच्छा, अभी आप कौन सी धुन बजा रहे हैं? अभी हम लोकल ट्यून बजा रहे हैं हुंजा का। तो मेरे साथ नोमान भाई बैठे हैं गिटार पे और सिंगिंग भी करते हैं, साथ ही ये अनिल हैं रुबाब पे, तो मैं खुद ड्रम बजाऊँगा। यहाँ के
के शेफ़ कमर वहीद। आप मुझे बताएं क्या बना रहे हैं? मैडम ये कलंदरी थाली है, इसमें हम डिफरेंट चीज़ें जो है वो लगाई हुई हैं ताकि कस्टमर जो भी ऑर्डर करे उनको एक ही ऑर्डर में सारे टेस्ट मिल जाएं। अच्छा, इस कलंदरी थाली में कौन कौन सी डिशेज़ हैं? कलंदरी थाली में हमारे पास स्पेशल मुर्ग चने और स्पेशल हरीसा है, उसमें बीफ का कीमा है और दाल है तड़के वाली, आलू बुखारे की चटनी है और सलाद है, बीच में पराठे हैं, लच्छा पराठा है और पुदीने की चटनी है। मौजूद है यहाँ की ऑनर मारिया नियाजी। आप मुझे बताएं ये रेस्टोरेंट बनाने का ख्याल कैसे आया? हम लोगों का प्लान था रेस्टोरेंट स्टार्ट करने का, तो हम लोगों ने सोचा कि हमारी थीम हमने डिसाइड की सूफ़ी थीम थी, क्योंकि हम लोगों को था कि जो लाहौर शहर है वो कलंदरों का शहर है, तो हम उस थीम पे एक रेस्टोरेंट डिज़ाइन करना चाहते थे। तो इस तरह फिर हमने सोचा कि यहाँ नहर के साइड पे जहाँ एक पीसफुल माहौल है वहाँ पे हम एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करें। और ये आइडिया किसका था? ये आइडिया मेरे भाई का था। इन लोगों ने ये सोचा कि हम कलंदरी थीम को और लाहौरी खाबे को एक रूफ में मर्ज करें, तो यहाँ से हमारा रेस्टोरेंट का आइडिया स्टार्ट हुआ था। आप यहाँ पर कौन कौन सी डिशेस सर्व करते हैं? हम लोगों के यहाँ पे मेन्यू में एक खाबा मेन्यू है और एक हमारा ढाबा मेन्यू है। जो खाबा मेन्यू है उसमें हम लोगों की आती है कलंदरी थाली आती है। कलंदरी थाली में हम वैरायटी देते हैं डिफरेंट डिशेस की, जैसे मखनी दाल है, भुना कीमा है, बीफ निहारी है, इस तरह की 2-3 डिशेस रखते हैं उसमें। उसके अलावा हम लोगों की यहाँ पे पाए भी हैं, हम लोगों का कुन्ना गोश्त है, हम लोगों की मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, इस तरह की काफ़ी वैरायटी है देसी खानों की। और हम लोगों की जो फेमस चीज़ है वो है लच्छेदार पराठा, जो कि हम चक्की के आटे से बनवाते हैं। हम लोगों की चाय की मेन्यू में भी काफ़ी वैरायटी है। हम लोगों ने कश्मीरी चाय रखी है, हम लोगों ने कलंदरी चाय रखी है, तंदूरी चाय है, कड़क चाय है, इस तरह की काफ़ी वैरायटी चाय में भी है। जो हमने ढाबा मेन्यू में एडिशन रखी है ना, वो है कॉन्टिनेंटल फूड की। और ज़्यादा डिमांड किस डिश की है? जो सबसे ज़्यादा डिमांड की जाती है हमारी डिशेज़, उसमें आती है हमारी कलंदरी थाली और मटन और चिकन कढ़ाई। कस्टमर्स का रिस्पांस कैसा है? हमारे कस्टमर्स जब आते हैं तो उन्हें हमारा एम्बियंस बहुत पसंद आता है। वो देखने के बाद वो जब हमारा खाना ट्राई करते हैं तो वो बहुत पसंद करते हैं, तो हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उसके साथ साथ हम लोग हर कुछ दिन जो डिसाइडेड हैं वीक में, उनमें लाइव म्यूज़िक भी देते हैं, जिसमें हम कुछ कवाल को इनवाइट करते हैं, कुछ हुनजाई म्यूजिशियंस आते हैं। इस तरह से हम लोग डिफरेंट सेगमेंट्स रख लेते होते हैं। आपके रेस्टोरेंट का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये डिज़ाइन किसने किया था? ये मैंने खुद डिज़ाइन किया है। मेरे साथ मेरी पार्टनर है माविश खान और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ एज ए टीम काम करते हैं। हम सब ने मिलकर ये खुद बनाई हैं काफ़ी चीज़ें। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही होंगी, जितनी भी लाइट्स हैं, वॉल पे पेंटिंग्स हैं, ये दरख्त जो डिज़ाइन किया है हम लोगों ने, सीलिंग वर्क, ये सारा कुछ हमने हैंडमेड किया है। आपके रेस्टोरेंट की टाइमिंग क्या है? हमारा रेस्टोरेंट शाम 4 बजे से रात 1 बजे तक ओपन होता है। नाजरीन, मेरे लिए यहाँ की स्पेशल कलंदरी थाली, कुन्ना गोश्त, पाए, हरीसा और इसके साथ आए गर्मा गर्म लच्छे वाले पराठे। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज है। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वैसे तो हमने आज शुरू में शो से लेकर अब तक अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश की और आपको खुश रखने की कोशिश की, चाहे वो लाहौर कलंदर की जीत हो या दीगर मामलात हो खाने पीने की। लेकिन मेरे और प्यारे, कोशिश की कि आप ना घबराएं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, पेट्रोलियम कीमतों में 9.59% जो बढ़ने का उसका इम्कान है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों क्या था मतलब? आप यू ट्राइंग टू बी इमरान खान? नहीं, मैं क्यों कोशिश करूंगी, अल्लाह ना करे। मैं तो वैसे बात कर रही हूँ मुखातिब करके। मेरे प्यारे दोस्तों पाकिस्तानियों, आप 9.59% जो इजाफा है उसके लिए तैयार है? जी बिल्कुल, 9 रुपए 59 पैसे ऐसे कहना चाहिए। इजाफा मुतवक्के है और पता नहीं अब कितना बढ़ता है कितना नहीं बढ़ता, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो एज पर आर न्यूज़पेपर रोजनामा एक्सप्रेस $125
फी बैरल ये प्राइस हो सकती है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन की जो वॉर इस वक्त चल रही है उसकी वजह से। और आपको पता है कि रूस और यूक्रेन दोनों बहुत बड़े, खासतौर पे रूस बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है ऑयल का पूरी दुनिया के अंदर, तो इस वजह से इस सूरत हाल का सामना हो सकता है। और कुछ लोग तो अब ये प्रेडिक्शन भी देना शुरू हो गए हैं कि ये जो प्राइस है इट कैन रीच अप टू 200 रुपीज़ पर लीटर। मतलब ये खबर नहीं है, ये वैसे कुछ लोगों की स्पेकुलेशंस हैं। 200 रुपया 1 लीटर, 1 लीटर 200 रुपए का, जी बिल्कुल। जिन्होंने तो मतलब अब लोग ज़्यादा या तो पैदल चलेंगे या साइकिलों पे जाएंगे, लेकिन हम तो ये अब कह के थक चुके हैं। अब ऐसे ज़्यादा अच्छा हाइब्रिड गाड़ियाँ आ जाएँ, साइकिलें आ जाएँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमें पुराना बीजिंग जैसे होता था ना चीन का, वैसा वो वाला। अच्छा चलें, वैसे तो हमने कोशिश की थी कि ये फरवरी 28 दिनों का जो महीना है इसका इख्तिताम PSL की खुशी पे हो, लेकिन क्या करें हम थोड़ा घबरा जाते हैं, तो आपके साथ भी अपनी घबराहट हमने शेयर कर ली। घबराहट शेयर करी। चलें जी, अब एक और आखिर में आपको बताते चलें आज बरकतों और रहमतों के हवाले से, जो कि एक रात है, बरकतों और रहमतों की रात है जिसे शब महराज कहा जाता है। आज मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ उसे मनाया जाएगा। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इसी नोट पर हम आपसे इजाज़त भी लेंगे, और चूंकि आज हमने शुरू से लेकर आखिर तक आपके साथ अच्छी खबरें शेयर की, चाहे वो PSL के हवाले से थी, फाइनली एक अच्छी खबर ही शेयर की, अच्छी खबर शेयर किया कि आज की रात आप रहमतें और बरकतें समेट सकते हैं। तो शब महराज के हवाले से बात करते हैं, इजाज़त लेंगे। कल फिर मुलाकात होगी, और फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। आपकी TV स्क्रीन पर हमारे हैंडल्स आ जाते हैं। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह।